दोस्तों आज की स्टोरी बड़ी ही हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि आज की जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं वो पाकिस्तानी जेल में औरतों की जिंदगी कैसी होती है, उनके साथ क्या सलूक होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तानी जेल में एक फातिमा नाम की लड़की लगभग 16 साल जिसकी उम्र थी, एक कत्ल के इल्जाम में आई थी। देखने की इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बार देखे वो दोबारा उसकी तरफ नजर उठाकर ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर एक बार देख ले तो हर आदमी यही इच्छा करता था कि ये लड़की मेरे नसीब में आ जाए, मुझे मिल जाए। पाकिस्तानी जेल के अंदर बड़ी अधिकारियों ने उसका ऐसा हाल कर दिया था कि वो लड़की चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही थी, और धीरे धीरे हर रोज उसके साथ ये काम होता था। उस लड़की के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी बन रहा था, ऐसा ज्वालामुखी ने जन्म ले लिया था कि वो धीरे धीरे जमा होता गया। दोस्तों वो लड़की जो थी वो साइंटिस्ट थी, साइंस की पढ़ाई कर रही थी, एक लेबोरेटरी में काम करती थी। और दोस्तों जब ये लावा उस जेल में फूटता है तो पूरे जेल के अधिकारियों को अपने चपेट में ले लेता है। पूरे पाकिस्तान में उसकी हाहाकार और उसकी गूंज सुनाई दी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हमारे चैनल को देखते हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला मिलता है। दोस्तों कामरान जो था वो एक 26 साल का बेहतरीन खूबसूरत नौजवान था, जिसकी ड्यूटी थी कि वो पाकिस्तानी जेल में हफ्ते में एक बार जाता था, और जो वहां पर कैदी औरतें होती थी उनकी जरूरत का सामान ला करके मार्केट से उनको दे दिया करता था। जरूरत का सामान बोले तो उनके पहनने के कपड़े से लेकर के उनके छोटी मोटी चीज जो है वो ब्रश, कॉलगेट और उनके अंदर यानी जो प्राइवेट सामान होते हैं औरतों के इस्तेमाल करने के, हर चीज वो कामरान से कहती, लिखवा दिया करती, वो लिस्ट बना लिया करता, और फिर जिस औरत को जिस चीज की जरूरत होती वो उसको पहुंचा दिया करता। एक दिन कामरान सुबह सुबह जब घर से निकला जेल जाने के लिए, उन औरतों से पूछने के लिए कि किस औरत को किस सामान की जरूरत है, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा पहले नाश्ता करता जा, पूरे दिन तुझे कुछ खाने को मिले ना मिले। बहरहाल जल्दी जल्दी कामरान नाश्ता करता है, और वो ये सोच रहा था कि उसे ऑलरेडी पहले ही देर हो चुकी है। जैसे ही कामरान ने मोटरसाइकिल को किक मारी, थोड़ी ही दूर चला था कि मोटरसाइकिल के ब्रेक टूट जाती है। बड़ा परेशान होता है, पैदल पैदल वो चलने लगता है, और कोई मिस्त्री की दुकान उसको नजर आ जाए ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल का ब्रेक ठीक करा ले। वो ये सोच ही रहा था कि सामने उसे पेट्रोल पंप दिख जाता है। पेट्रोल पंप पर जाता है, वहां से कुछ पेट्रोल लेता है, फिर उसी वर्कशॉप पर वहां पर वो अपनी बाइक को ठीक कराता है। जैसे तैसे करके उसकी बाइक ठीक हो गई थी। आज उसे जेल पहुंचने में देर हो रही थी, और उसे पता था कि जेलर आज उसको डांट फटकार जरूर लगाएगा। बहरहाल उसने मार्केट से सारा सामान खरीदा और पहुंच जाता है जेल के अंदर। जेल के अंदर वो अपना कार्ड दिखाता है और दरवाजा खोल दिया जाता है। जेल के अंदर एंटर होने के बाद जहां वो जिस बैरक में औरतें कैद थी उस बैरक में जाता है। सभी औरतें बाहर निकल आती है अपने अपने बैरकों से, और लॉबी में लाइन लगाकर इकट्ठा खड़ी हो जाती है। कामरान अपने बैग से एक एक सामान नाम के हिसाब से जिसने जो लिखाया था वो उसको दे देता है, क्योंकि कामरान जो था जेल की औरतों से मिला हुआ था, घुला हुआ था, इसलिए वो काफी देर वहां पर औरतों की खैरियत खैर सलाह पूछा करता था। सभी औरतों से वो पूछ लिया करता था कि वो किस जुर्म में इस जेल में आई है। जेल की औरतें जो थी वो कामरान को अपना हमदर्द समझती थी, और कामरान भी उनका दर्द, उनका दुख सुनकर के बड़ा हैरान और परेशान हुआ करता। वहां पर जो औरतें कैदी थी सभी पेशेवर मुजरिम नहीं होती थी। कोई किसी जुल्म का शिकार होती थी, कोई सास ससुर का शिकार होती थी, कोई अपने पति अपने शौहर का शिकार होती थी, कोई झूठे इल्जाम में फंसाई हुई वहां पर होती थी। कुछ ही चुनिंदा ऐसी औरतें थी जो पेशावर मुजरिम, चोरी के इल्जाम में या किसी के कत्ल के इल्जाम में आई हुई थी, वरना ज्यादातर औरतें जो थी वहां पर वो बेगुनाही की जिंदगी में अपनी वो सजा काट रही थी। लेकिन कामरान इन सब बातों को देख करके क्या कर सकता था। सिस्टम ऐसा था कि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी, और अक्सर आपको पता है कि जब औरत
जेल चली जाती है तो फिर उसके मिलने जुलने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसके ऊपर जो इल्ज़ाम होते हैं उन इल्ज़ामों को सच मानकर और उसको उस काल कोठरी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी जेल के अंदर जो सिस्टम था वो बड़ा ही करप्ट था। वहां के जो अधिकारी थे, जेलर से लेकर और बड़े अधिकारियों तक, रात को उन कैदी औरतों को अपनी मौज मस्ती का सामान समझते थे और उन औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अपनी हवस की आग उनसे रात को बुझाया करते थे। उन कैदी औरतों में जो कम उम्र की और जो खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, कुंवारी हो या शादीशुदा हो, जो खूबसूरत औरतें हुआ करती थी, उनको हर रात किसी न किसी अधिकारी की रात रंगीन करना पड़ती थी। वहाँ शराब भी होता और वो नशे में धुत अधिकारी फिर उन औरतों को रात भर नोचता रहता। कभी कभी बड़े नेता भी जेल की उन बैरकों में कैद औरतों को अपनी रात गुजारने का, मौज मस्ती का सामान समझकर उनको बुला लिया करते थे। कामरान को ये सब कुछ पता था। वो औरतें कामरान से बताती थी कि हमारे साथ इस जेल में इस तरह से होता है। कामरान उस जेलर का नाम था आसिफ जेलर जो था वो एक ईमानदार जेलर था और वो इस करप्शन को खत्म करना चाहता था। उसके रहते हुए किसी हद तक ये क्राइम वहां पर जेल के अंदर कम हुआ था। जिस क्राइम से बचने के लिए, औरतों को सुधारने के लिए या मर्दों को सुधारने के लिए जेल के अंदर लाया जाता है। एक आदमी बाहर किसी लड़की या किसी औरत का बलात्कार करता है, उस जुर्म में वो पकड़ा जाता है। अब उसको सुधारने के लिए उसको सजा होती है, 10 साल हो, 7 साल हो या उम्र कैद की सजा हो। मकसद होता है सिस्टम का कि इस आदमी ने गलत काम किया है तो इसको सुधारा जाए, इसलिए उसको 7 साल या 10 साल जेल में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। लेकिन अगर वो लोगों को सजा देने वाला सिस्टम ही करप्ट हो, वो ही खराब हो, उसके अंदर जो काम कर रहे हो उस सिस्टम का हिस्सा वो लोग खुद ही बलात्कार कर रहे हो उन औरतों का, जिन औरतों को सुधारने के लिए लाया गया है, तो अब किससे क्या किया जाए? कौन सुधारेगा इस सिस्टम को? और ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों की यही हालत है। बहुत जेलों में इस तरह के हालात बने हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान की जेलों में भी इस तरह के बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियां फाइलों में बंद है कि कैदी औरतों के साथ इस तरह की वारदातें हुई है। लेकिन बहरहाल हमारा मैटर ये नहीं, हमारा मैटर है आज पाकिस्तानी जेल में औरतों के साथ क्या सलूक होता था। तो दोस्तों, अभी जो आगे मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कामरान बड़ा दुखी होता था, वो कुछ कर नहीं सकता था। जेलर भी कामरान से इन बातों को शेयर किया करता था और वो कामरान से पूछा करता था कि जो इन औरतों की राज की बात है वो इनसे सुन करके तुम्हें मुझे बतानी है। बहरहाल दोनों के बीच में बहुत अच्छी गुडविल थी, कामरान और उस जेलर के बीच में। लेकिन उस जेलर की ईमानदारी बड़े अधिकारियों को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके रहते हुए उनकी मौज मस्ती में खलल पड़ रहा था। इसलिए बहुत जल्द आसिफ जेलर का वहां से ट्रांसफर करा दिया जाता है और उसकी जगह एक कबीर नाम का बहुत ही करप्ट जेलर वहां पर आ जाता है। और वो जेलर बहुत ही लालची और बहुत ही अय्याश किस्म का था। अब वो भी और उसके जो उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी थे, अब सब मिल करके उन औरतों के साथ खिलवाड़ करते, मौज मस्ती करते। एक दिन जब कामरान 1 हफ्ते बाद जेल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही कमसीन और मासूम लड़की, बहुत ही खूबसूरत, जिसको देख करके दिल मचल जाए, जिसको इंसान एक बार देख ले तो देखता रह जाए। देखने में इतनी खूबसूरत थी, शक्ल की मासूम थी, उसकी शक्ल से इतनी मासूमियत और इतना भोलापन टपकता था कि कोई कह नहीं सकता था कि वो लड़की जो है इस जेल के अंदर कैद में लाई गई है और उसने कोई गुनाह भी किया होगा। कोई कत्ल जैसा संगीन गुनाह कर सकती है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता। जब कामरान की उस लड़की पर नजर पड़ी तो देखता ही रह गया। बहरहाल उस दिन उसने सबसे पूछा, जिस औरत ने उसको सामान की लिस्ट बनवाई, अपने अपने सामान के बारे में कहा, वो उसको ला करके दे देता है। अब
उसने जेल से एक हफ्ते की यानी अगले हफ्ते न जाने की छुट्टी ले ली थी। जेलर से और उन औरतों से उसने कहा था कि जो तुम्हें मंगाना है वो आज ही मंगा लो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं नहीं आ पाऊंगा और मेरी शादी है। उन सभी औरतों ने, क्योंकि कामरान से काफी घुली मिली थी और अपनी राज की बातें उससे शेयर करती थी, सभी ने दुआएं दी कि तुम्हें अच्छी दुल्हन मिले, अच्छी पत्नी मिले और तुम्हारी ठीक ठाक शादी हो। बहरहाल उस हफ्ते कामरान की शादी हुई और एक हफ्ता वो जेल नहीं गया। दूसरे हफ्ते जब वो जेल जाता है तो सबसे पहले उसकी नजरों ने उसी 16 साल की कमसिन लड़की को ढूंढना चाहा। सब औरतें उसको इधर उधर देखते हुए पूछ रही थी कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है, हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, हमारी लिस्ट बनाओ। लेकिन कामरान था कि उसे तो वही कमसिन लड़की नजर नहीं आ रही थी जिसको वो ढूंढ रहा था। वहीं उसी बैरक में एक बुजुर्ग औरत थी बिल्किस नाम की। बिल्किस से जब कामरान ने पूछा, अम्मा ये तो बताओ कि अभी 2 हफ्ते पहले एक लड़की को मैंने देखा था जो बहुत ही कमसिन और बहुत खूबसूरत लड़की थी, पता नहीं किस जुर्म में यहाँ वो आई थी, वो कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इस बात को कामरान की सुनकर के वो औरत, उसके चेहरे पर गुस्से के आसार और पसीना आने लगता है। वो कहती है कि कामरान, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो बेचारी औरत यहाँ के जेलर के जुल्म का शिकार हो रही है। हर दूसरे दिन वो जेलर उसे ले जाता है। पहले तो जब वो आई थी तो 3-4 दिन के बाद उसने 3-4 दिन तक खूब अपनी रात उस लड़की के साथ रंगीन की। अब बड़ी अधिकारियों को भी उसको वो परोसने लगा है और बाजी दफा तो ऐसा होता है कि एक रात हमने तो ये देखा कि एक नेता के यहाँ उसको भेजा जाता। वो लड़की है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी देखकर उसके साथ सोने की आदमी इच्छा जाहिर करता है। लेकिन वो लड़की है, वो औरत है, वो इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है, वो कोई जिनाकारी करने का, हरामकारी करने की कोई मशीन नहीं है। उसको ये लोग मसलते हैं, लेकिन वो लड़की कब तक बर्दाश्त करती। वो निढाल हुई भी दूसरे बैरक में पड़ी है। जब कामरान ने उसकी ये बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और वो इससे मिलने की इच्छा जाहिर करने लगा, कहने लगा कि अम्मा उस लड़की से मुझे मिलाओ। वो उसको उस बैरक में लेकर जाती है, क्योंकि कामरान को किसी भी बैरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके पास बहाना था, उसके पास अथॉरिटी थी कि मैं किसी भी सामान जो ये औरत को चाहिए होता है मैं उनसे पूछने और लिस्ट बनाने जाता हूँ। इसलिए उस बैरक में जब वो जाता है तो वो लड़की एक कोने से लगी हुई अपने जख्मों के दर्द की वजह से कर्रा रही थी। उसके जिस्म पर, उसके नाजुक और गोरे जिस्म पर दूर से ही जख्म, मार पिटाई के और जुल्म और ज्यादती के जख्म दिख रहे थे। कामरान उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी सामान की बाहर से जरूरत तो नहीं है। वो लड़की कोई जवाब नहीं देती, खामोश रहती है। 2-3 बार कामरान उससे पूछता है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देती। बहरहाल कामरान वापस लौट आता है और घर आकर के उसके दिमाग में और उसकी आंखों में अब वही लड़की समाई हुई थी। बार बार वो उसके ख्याल को झटकने की कोशिश करता, लेकिन वो मासूम सा चेहरा हर बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। रात को जब वो खाना खा करके अपनी बीवी के पास लेटता है, उसकी बीवी उससे प्यार करना चाहती है तो वो अपनी बीवी को रोक देता है, मना कर देता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड खराब है। उसकी बीवी उसके मुंह को अपनी तरफ करती हुए अपने हाथ से कहती है कि आज से पहले जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कभी इतना परेशान मैंने इन 15-16 दिनों में कभी नहीं देखा। आज तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या वजह हो? मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझसे अगर तुम शेयर नहीं करोगे तो फिर और किससे बताओगे? अपना दिल हल्का कर लो। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो बोझ बनी हुई है, तुम्हें उस बात का वजन महसूस हो रहा है, तो मुझसे शेयर करके तुम उस बोझ को हल्का कर सकते हो। कामरान अपनी बीवी की तरफ पलटता है, उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है कि मैं तुमसे या किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आज जो मैंने जेल के अंदर देखा है इतना भयानक और इतना भयावह है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और मुझे गुस्सा इतना है कि अगर ये सिस्टम मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देता, उनको सजाए मौत दे देता।
उसकी पत्नी कहती है कि आखिर ये पहेलियां बुझाने की जरूरत क्या है, मुझसे सीधे सीधे और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। कामरान फिर अपनी पत्नी से बताता है कि बीवी, मैंने आज जो जेल में देखा है कि अभी मेरी शादी से पहले लगभग 3-4 दिन पहले एक मासूम सी कमसिन 16 साल की लड़की उस जेल में आई थी। पता नहीं उसने क्या जुर्म किया है, लेकिन आज जब 15 दिन के बाद मैं जेल में गया और उसकी हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वहां की बूढ़ी औरत ने मुझसे बताया कि उस लड़की को हर रात ही टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। अभी वो लड़की इतनी उम्र नहीं है कि हर रात वो शराबी अधिकारियों की हवस का शिकार बने। वो अधिकारी शराब के नशे में रात भर 2-2, 3-3 एक साथ इकट्ठा होकर के उसको रौंदते हैं और उसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज जब मैंने उसकी हालत देखी तो वो बेचारी दर्द से तड़प रही थी। मेरे जी में आया कि मैं उससे पूछकर उसके लिए कुछ दवाई वगैरह कुछ ला दूं, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं की और मैं वापस चला आया। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये सिस्टम हमारा कितना करप्ट है। जहाँ पर लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है वहीं उन लोगों को और बिगाड़ा जाता है, उनके साथ और जुल्म और सितम किए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा ईमानदार अधिकारी अगर आता है तो उसका फिर तबादला करा दिया जाता है क्योंकि ताकत जिन लोगों के हाथ में है वो करप्ट है, वो बिल्कुल ही ऐसे वैसे दरिंदे हो चुके हैं कि जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल पता नहीं रात के न जाने किस हिस्से में कामरान को नींद आ जाती है और फिर वो अगले दिन जब उन सब औरतों का सामान लेकर जेल में पहुंचता है तो वो करप्ट जेलर भाप जाता है कि कामरान जो है वो पिछले जेलर का जो था वो पिट्ठू था, इसलिए आज वो जेल में जाने की उसको इजाजत नहीं देता और उसने कहा कि बहुत जल्द तुम्हारी इस जेल से छुट्टी हो जाएगी और तुम्हारा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। कामरान एकदम घबरा जाता है, चौंक जाता है कि पता नहीं है मेरी ये किसने इस जेलर को बात लीकेज कर दी है। बहरहाल उसको बिल्कुल भी अंदर जाने की मनाही थी। वो सामान वापस लेकर जेल के बाहर आ गया था, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लड़ाया क्योंकि उसने देखा कि ये जेलर जो है वो करप्ट है और लालची किस्म का है। उसने जेलर के टेबल पर कुछ पैसे रखे और कहा कि जेलर साहब मेरे पेट पर लात मत मारो, मेरी यही रोजी रोटी है और मैं बहुत पुराना एक वफादार आदमी हूँ, किसी तरह की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ मिलजुल कर और किसी तरह की मुझसे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बहरहाल जब वो पैसों देखता है कामरान के हाथ में तो वो उसको अंदर जाने देता है। कामरान अंदर जाकर के जब उन औरतों के बैरक में पहुंचता है, सबको सामान दे देता है, फिर उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की आज उसकी हालत कुछ बेहतर थी, शायद उसके जख्मों की वजह से या उसको बीमार ज्यादा होने की वजह से उन लोगों ने उसके ऊपर तरस खा लिया था और शायद अब रात को उसको ले जाना बंद कर दिया था, इसीलिए मुझे उस लड़की में सुधार लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम फातिमा है। फिर कामरान ने पूछा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ की रहने वाली हो, किस जुर्म में तुम यहाँ पर आई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और सिर्फ इतना कहती है कि मुझे बाल साफ करने वाली एक क्रीम ला करके दो, बाकी मुझसे आप कुछ मत पूछो, मैं कुछ बताना नहीं चाहती। जैसे ही उस लड़की ने कामरान से कहा कि बाल साफ करने वाली मुझे क्रीम चाहिए तो कामरान चौंक जाता है और उसे अब ये तसल्ली भी हुई थी कि कम से कम आज उस लड़की ने अपने किसी काम के लिए उससे कहा तो सही। अब धीरे धीरे आज उसने भले ही उसने अपने पर्सनल काम के लिए कहा तो धीरे धीरे अब वो उससे बात करने लगेगी और वो इसकी जिंदगी में झांकने की और जानने की कोशिश भी करेगा कि आखिर उसके साथ क्या हादसा हुआ और वो यहाँ कैसे आई। बहरहाल कामरान जब मार्केट पहुंचता है, उन सब औरतों की जरूरत का सामान खरीदता है, वो क्रीम भी खरीद कर वहां ले जाकर उस लड़की को दे देता है। बाकी फालतू उसने कोई बात नहीं की थी। अगले हफ्ते जब फिर कामरान पहुंचता है तो अब उसने फिर उसी क्रीम का उससे जिक्र किया कि मुझे एक क्रीम चाहिए। कामरान बड़ा परेशान था कि अभी तो मैंने पिछले हफ्ते उसको बाल साफ करने वाली क्रीम ला करके दी है, आखिर इतनी क्रीम का वो कर क्या रही है। कामरान बड़ा परेशान था। इसी तरह से 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने गुजर जाते हैं कि
कामरान को वो अपने बारे में कुछ नहीं बताती। बस हर हफ्ते उससे वो क्रीम मंगाती थी और कुछ नहीं होता था। 4 महीने बाद एक दिन की बात है कि कामरान उन औरतों के साथ में हंसी मजाक यानी गप्पे शप्पे उनकी कुछ सुन रहा था, क्योंकि इतने दिनों से वो वहाँ पर उन औरतों का सामान ला करके देता था। कुछ औरतों से वो हंस बोल भी लिया करता था। इसी तरह से उनके सामने वो बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक उस जेलर का एक खास आदमी आता है और उस 16 साल की मासूम लड़की से कहता है कि तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। जैसे ही वो लड़की ये बात सुनती है कि जेलर ने उसे बुलाया है तो वो कांपने लगती है, वो डरने लगती है। उसकी जब ये हालत वो औरतें देखती हैं तो एक घेरा बना करके खड़ी हो जाती है और बीच में उस लड़की को ले लेती हैं और उस सिपाही से मना कर देती है कि हम इस लड़की को आज नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। वो सिपाही जाकर अंदर जेलर से बता देता है। कामरान ये सारा मामला अपनी आंखों से देख रहा था कि आज ये जेल में हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद वो जेलर अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचता है और उन औरतों के सामने तान देता है और कहता है कि अगर तुमने बीच में रोड़ा बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एक एक को जान से खत्म कर दूंगा, यानी उनको धमकी दे देता है। और फिर उस लड़की के बाल पकड़कर वहां से घसीटता हुआ ले जाता है। ये सारी बात कामरान देखकर उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक मामूली आदमी कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद फिर एक सिपाही आता है और कामरान को पीछे से एक लात मारता है और बाहर धक्के देकर निकाल देता है और कहता है कि तू जेल की जासूसी करता है, तुझे आज के बाद यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। कामरान बड़ा परेशान होता है। जेल के हालात वो अपने एक दोस्त से बताता है, क्योंकि उसके दोस्त के अब्बा जो थे यानी उसके पिता जो थे वो हाई कोर्ट के जज थे और वो कहता है यार कोई ऐसा चक्कर चला कि वहां से जो है वो नया जेलर करप्ट जो है मुझे वहां से हटाना चाहता है, लेकिन मैं वहां परमानेंट हो जाऊं, हर रोज मुझे वहां जेल में आने जाने के लिए कोई ना रोके। जब वो लड़का उसका दोस्त अपने बाप से जिक्र करता है तो वो कोई चक्कर चलाते हैं और फिर कामरान को वहां पर जो है परमानेंट कर दिया जाता है। अब वो हफ्ते में नहीं बल्कि हर रोज जेल के पूरी जेल में कहीं भी घूम सकता था, कहीं भी आ जा सकता था। कामरान बड़ा खुश होता है। उसके बाद एक दिन जब वो जेल में गया तो वो क्या देखता है कि बैरक के अंदर वो 16 साल की लड़की कुछ ऐसा कर रही है जैसे कि कोई रिसर्च करते हैं, जैसे कि कोई चीज बनाने की कोशिश करते हैं और उसके आसपास काफी औरतें बैठी हुई है। मैं जब उस बैरक में पहुंचता हूं, कामरान कहता है, तो वो सारी औरतें डर गई थी जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो, किसी ने उनको कुछ ऐसी खुफिया तकनीक करते हुए देख लिया हो। वो औरत सभी अपने अपने पीछे कुछ छुपाने की कोशिश करती है। कामरान जब वहां पर पहुंचता है तो उनसे कहता है कि छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देख लिया है, अब सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या बना रही हो। वो लड़की खामोश थी, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी। कामरान उस लड़की से कहता है कि जब तक अगर तुम ये बात नहीं बताओगी तो फिर मैं इस बात को जेलर को जाकर बता दूंगा और तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। उस औरत ने नजर उठाई पहली बार और फिर बताना शुरू किया कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे बाप फ्रूट की रेहड़ी लगाया करते थे, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार और बहुत अच्छी थी। मुझे साइंस में जो था वो बहुत अच्छी महारत थी, साइंस पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मेरी पढ़ाई भी साइंस द्वारा ही चल रही थी और मेरा सपना भी यही था कि मैं साइंस में आगे चलकर कोई भी मतलब बड़ी अफसर, बड़ी अधिकारी ऐसी बनूं और रिसर्च करूं और अच्छी से अच्छी तकनीक को अंजाम देकर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाऊं। भले ही मेरी उम्र लगभग 15-16 साल के करीब थी, लेकिन मुझे काफ़ी तजर्बा हो गया था। स्कूल से पढ़ने के बाद मैं लेबोरेटरी जाती और वहाँ पर नई नई रिसर्च करती। वहाँ पर जो मेरा टीचर था वो मेरी खूबसूरती पर नज़र रखता था। वो मुझे पढ़ाने से ज़्यादा जब तक मैं उसके पास रहती वो मेरी खूबसूरती को निहारता रहता। मुझे उसकी नज़रें देखकर ये लगता था कि उसकी नज़रें खराब है, लेकिन वो मेरा टीचर था और मेरे माँ बाप ने और मुझे बचपन से यही सिखाया था कि बेटी, टीचर का मर्तबा जो होता है, टीचर की इज्जत जो होती है वो माँ बाप से बढ़कर होती है। इसीलिए मैं उसको इज्जत की नज़र से देखती थी, लेकिन वो मुझे हवस की नज़रों से, खा जाने वाली नज़रों से देखता था। एक दिन मौका देखकर
लेबोरेटरी में कोई नहीं था, सब जा चुके थे। वो मुझे रोक लेता है कि ओवर टाइम करना है, तुम्हें कुछ आज विशेष तौर से यानी खास तौर से तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगा। फातिमा कहती है कि मैं वहां पर रुक जाती हूँ। जब रात का अंधेरा होता है तो फिर जो उसके मन में चल रहा था वो फातिमा के साथ करता है, और उस रात उसके कुंवारेपन को, उसके कमसिनपन को वो रौन देता है और फिर अपनी मनमानी करता है। फातिमा को बड़ा धक्का लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या कर सकती थी, कुछ नहीं। अब तो वो हर रोज का मामला ही हो गया था। वो मौका देख करके उसका डॉक्टर टीचर कुछ ना कुछ हरकत ऐसी उसके साथ करने लगा था जिससे उसके जिस्म को बहुत दुख होता था। उस कमसिन कली के यानी वो कमसिन फातिमा 16 साल की सिर्फ महज लड़की थी, उसके जिस्म में वो टीचर, उसका उस्ताद ऐसा जहर घोल रहा था जिस जहर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर फातिमा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब फातिमा प्रेग्नेंट हुई, उसके बाप को, उसकी माँ को पता चला तो उसका बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी बेटी बहुत ही कमसिन उम्र में, सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। और इसी सदमे में फातिमा का बाप इस दुनिया से चल बसता है। उसके बाद फातिमा कहती है कि मेरा वो उस्ताद वहीं पर बस नहीं करता। मैं उससे कहती हूँ कि अब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं पेट से हो गई हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर तुम मुझे इस्तेमाल करना। लेकिन वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरी ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे अपने मन की प्यास बुझाता हूँ क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर बस रहा नहीं जाता। उसके बाद वो जैसे तैसे करके, जबरदस्ती करके मेरा अबॉर्शन करा देता है, उस बच्चे को गिरा देता है। मुझे बड़ा धक्का लगता है जब मैं उसके जुल्म सितम से ज्यादा परेशान हो गई और मैंने ये देख लिया कि ये सिर्फ मेरी इज्जत को मुझे रौंद रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर एक दिन मौका देखकर फातिमा उस अपने उस्ताद टीचर की हत्या कर देती है। एक दिन हथियार उठाकर वो उसके गले में ऐसा मारती है कि वो तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देता है, जिसकी सजा में फातिमा को जेल लाया गया था। यानी अपने उस्ताद, अपने टीचर की हत्या के जुर्म में वो इस जेल में आई थी। फातिमा ने आकर के वहां ये देखा था कि बाहर की जिंदगी जैसी है, उससे कहीं ज्यादा बदतर उस जेल की जिंदगी थी जहां पर वो सजा के लिए लाई गई थी। अब फातिमा ने कहा कि मैं तुमसे हर रोज जो ये क्रीम मंगाती हूँ, क्योंकि मैं साइंस पढ़ रही थी, मैं रिसर्च करती थी, मेडिसिन पर, तरह तरह की मेडिसिन पर हम रिसर्च करते थे, और मैं इस क्रीम से कोई ऐसी मेडिसिन तैयार करूंगी जिससे कि किसी आदमी को दे दिया जाए तो लो पॉइजन हो वो और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। और इस जेल के अंदर जो एक करप्ट अधिकारी हैं, जो हम औरतों को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रात को अपनी रंगीन करने के लिए हमें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, मैं इन सब औरतों को वो दवाई तैयार करके दूंगी। और फिर वो किसी ना किसी बहाने, क्योंकि सारे ही अधिकारी जब रात को हमारा शिकार करते हैं तो उनके पास शराब भी होती है, पहले वो शराब पीकर खूब नशे में हो जाते हैं, फिर हमें वो नशे में रौंदते हैं। तो बड़ा आसान है कि नशे उनको शराब में उस दवाई को मिलाकर पिला देना। अब वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कामरान ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी कितने ही अधिकारियों की जान चली जाएगी, एक भूकंप आ जाएगा, तहलका आ जाएगा। उस लड़की ने कहा कि अगर तुम्हें वाकई गलत लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ या मुझे तुम नहीं करने दोगे तो तुम जा करके इस बात को लीक कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम का एक टहनी नहीं बल्कि पूरी जड़ खराब है और इसको सुधारने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल कामरान खामोश हो जाता है और इस बात को वो अपने अंदर ही दफन कर लेता है। जब वो दवाई तैयार हो जाती है तो अब वो सब औरतों को दे देती है, उन खूबसूरत औरतों को जो अक्सर अधिकारियों की हवस का शिकार बनती थी और जो रात को जाया करती थी। और सबसे पहले उस लड़की यानी फातिमा ने उस जेलर के ऊपर उस दवाई को आजमाया। जब वो जेलर उस कमसीन लड़की फातिमा को रात को लेकर गया तो उसने बड़ी आसानी के साथ शराब के गिलास में उस दवाई को मिला दिया। वो स्लो पॉइजन था और फिर धीरे धीरे उस जेलर को लगभग 10 दिन 20 दिन के बाद ऐसी बीमारी लगती है कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर फेल हो चुके थे, उसका इलाज नहीं कर पाए थे। उसके बाद धीरे धीरे उन औरतों ने
उस दवाइयों को उन अधिकारियों को देना शुरू कर दिया। अब जो बाहर से नेतागण या बड़े लोग रात को अपने अधिकारियों के दम पर, उनकी जान पहचान के दम पर वहां मौज मस्ती के लिए आया करते थे, जब उन्होंने देखा कि जेल के अधिकारियों को कोई एक जैसी बीमारी लग रही है और जो लाइलाज बीमारी है, तो अब वहां पर आना उन लोगों ने बंद कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया था कि आखिर ये मामला क्या है। बहरहाल जब पूरे पाकिस्तान में ये हड़कंप मचा और अधिकारियों को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया, तो उस लड़की ने पाकिस्तान में ये सच बता दिया, अपना जुर्म कबूल कर लिया और उससे पहले ये बताया कि बताओ, अगर ऐसा मैं ना करती तो फिर क्या करती। इस सिस्टम को सुधारने वाला कोई नहीं था। अगर कोई ईमानदार अफसर यहाँ पर आता तो उसका तबादला कर दिया जाता। जो करप्ट होता वही यहाँ पर रहता था। जो नेताओं के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए हम जैसी अबला औरतों को रात को उनके सामने परोस सके और हम रात भर उनकी हवस का शिकार बने। हम कहाँ जाएं? हम तो सुधार के लिए यहाँ आती हैं। जेल में लोगों को सुधारने के लिए लाया जाता है और फिर बाहर से ज्यादा बदतर जिंदगी अगर हमें जेल में जीनी पड़े तो हम क्या करेंगे। क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट थी और फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि इस सिस्टम को सुधारने का यही तरीका है। इसलिए मैंने लगभग 10 से 15 अधिकारियों को वो स्लो पॉइजन खिलवा दिया है, जिनकी जिंदगी अब बचनी बिल्कुल भी मुश्किल है। बहरहाल लगभग 10 से 11 मौतें उन अधिकारियों में से हुई थी। 4 को डॉक्टरों ने बचा लिया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ क्या नहीं, यहाँ तक की स्टोरी मुझे पता थी कि एक लड़की ने अपने बचने के लिए और पाकिस्तान में एक तहलका मचा दिया था। आवाम को, लगभग पब्लिक को जब पता चला तो पब्लिक सड़कों पर आ गई थी और उस लड़की की बात को सही ठहराया था।